हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये मेंस टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की। ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो गाइज, कल क्या हुआ कि मैं रिकॉर्ड करते करते ये वीडियो टर्मिनेट हो गया था। तो मतलब लास्ट में मैं नहीं बता पाया था, इसमें थोड़ी सी 2 लाइनें बची हुई थी इसमें की। ठीक है, तो उनको पहले देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो भी है तो उसको हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें देखो, ये हमारी जो पछुआ पौने थी, व्यापारिक पौने थी, और इनके बारे में हम लोगों ने ध्रुवीय पौनों के बारे में देख लिया था अच्छे से। ठीक है, इसका कंक्लूजन रह गया था। तो इसमें ये पौने तापीय ऊर्जा को निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरित करके वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के प्रतिरूप को निर्धारित करती हैं, और वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण महासागरीय जल परिसंचरण को भी गतिमान करते हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इस बार इस प्रकार ये जो है मानसूनी पवनें जो हमारी आपको देखने को मिली थी, इसमें ये मतलब पवनों का जो ये चक्र था, ऐसे ही चलता रहता है इनका। ठीक है, ये सब मतलब वायुदाब पेटियों का ही ये मतलब प्रकार होता है, जिसके आधार पर ये मतलब पवनों का विस्तार होता है। ठीक है, तो ये मतलब इनका परिसंचरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहा गया है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, यह मानसूनी पवनों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये मतलब ITCZ जो होता है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, उसके बारे में बताना है कि क्या होता है ये। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव की चर्चा करना है। तो देखो, इंटर ट्रॉपिकल जोन होता क्या है। तो ये जो अगर हम बात करें तो जो ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, जहां उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से वायु का अभिसरण और आरोहण होता है। ठीक है, यह लगभग 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य विषुवत रेखा के निकट स्थित होता है। यह सूर्य की स्थिति के कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर संचालन के अनुसार क्रमशः विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होता है। ठीक है, और स्थलीय और महासागरीय विन्यास के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक मतलब विस्थापित होता है। तो देखो, ये वाला जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, और ये विषुवत रेखा हो गई हमारी। ठीक है, इसी के ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ये साउथ वाले जो जोन होता है। ठीक है, इसी के मतलब बीच में ये रहता है। ठीक है, तो जब सूर्य की स्थिति जब जिस तरफ ये मूव करती है, उसी तरफ ये भी जो हमारा ITCZ वाला क्षेत्र होता है, ये भी मूव करता है साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जब मतलब ITCZ वाला क्षेत्र होता है, यही मतलब पृथ्वी के जो ये जो मतलब मानसून आता है जो इंडिया में, उसको प्रभावित करता है। उसी के आधार पे पता चलता है कि मतलब किस मतलब मानसून कैसा रहने वाला है, और कब मतलब मानसून आएगा, कब मतलब उसका जो है जो मानसून जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में हमको इसके बारे में ITCZ जो हमारे लिए ITCZ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है ये मतलब ज़्यादातर जो है हमारी मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार अब इसमें देखते हैं कि भारतीय मानसूनी मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, भारत में अंतः जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों प्रकार के मानसूनों को प्रभावित करता है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो इसमें क्या प्रभावित करता है हमारा। तो देखो, इसमें क्या होता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। मतलब जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र होता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, और हमारा जो लैंड वाला इंडिया वाला पार्ट होता है, यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। तो ये उच्च वायुदाब का केंद्र हिंद महासागर पर स्थित होता है। तो ये मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं इस दिशा में। ठीक है, तो ये मानसून को क्रिएट करती हैं। इसी प्रकार ये देखने को मिलेगा सेकेंड पॉइंट में कि शरद ऋतु के विषुव के पश्चात सूर्य की स्थिति कर्क रेखा की उत्तर की ओर खिसकने लगती है। ITCZ का विस्थापन उत्तर की ओर होता है, और जुलाई में यह भारत भारतीय उपमहाद्वीप में
20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है। इसे मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यह मानसून गर्त उत्तर और पश्चिमी भारत का तापीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है। कि जो ये हमारा गंगा वाला तट होता है, ठीक है, मतलब जैसे यूपी का हो गया, और यूपी के बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ तक इसका विस्तार हो जाता है। जो ये ITCZ वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, ये ऐसे मतलब इस तरह से इसका विस्तार हो जाता है। मतलब 25 से 30 डिग्री, मतलब 20 से 25 डिग्री तक इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट है हमारा जो ITCZ के गंगा के मैदान पर विस्थापन 40 डिग्री से 60 डिग्री के पूर्वी देशांतर के मध्य पृथ्वी विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निर्देशित करता है। इसलिए ये पवनें कैरियोलिस बल के कारण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसीलिए इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून कहने का मतलब है कि ये जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, ये हमारा जो देशांतर है 40 से 60 डिग्री देशांतर है। ठीक है, उसी के संबंध में ये मतलब हवाएं चलती हैं। ठीक है, उस वाले क्षेत्र में तो ये हमारे यहाँ बहुत भारी मात्रा में बारिश भी कराती हैं। 4 महीने लगभग जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसमें देखो गन्ने की फसल को भी हमको बहुत ही फ़ायदा होता है, धान की फसल को तो होता ही है। ठीक है, मूंगफली की फसल होती है, ये सब मतलब इस समय सीजन में, खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस समय। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मानसून की अगर हम बात करें तो देखो उत्तर पूर्वी मानसूनों के दौरान, जो उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब और भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब बन जाता है। तो ये मतलब लौटता हुआ मानसून इस तरह से इसकी जो कुछ दिशा होती है, जो लैंड से जो है पृथ्वी मतलब हिंद महासागर की ओर ये मतलब हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब हवाएं चलती हैं। तो ये मतलब लौटता हुआ मानसून होता है, जो ये साउथ में जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, और ये वाले क्षेत्र में ये बारिश करवाता है। ठीक है, तो ये लौटता हुआ मानसून होता है, तो इसको इस नाम से भी जानते हैं। और ये बसंत विषुवत के पश्चात सूर्य की स्थिति के मकर रेखा की ओर खिसकने के कारण ITCZ का विस्थापन दक्षिण की ओर हो जाता है। इस प्रकार यह शीतकालीन में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है और पवनों को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की निर्देशित करता है। पवनों के व्युत्क्रमण को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा मानसून होता है, क्योंकि ये जो सूर्य की स्थिति होती है ये ITCZ जो है उसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जहाँ हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, वहीं लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर जब बनता है तो लो प्रेशर में ये आपको देखने को मिलेगा ITCZ वहीं पर लो प्रेशर में ही स्थित रहता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार ये दिया हुआ है यहाँ पे ITCZ की अवस्थिति दी है। तो देखो ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। तो जब ये जनवरी, देखो जनवरी वाला जो है, तो ये देखो हमारा ITCZ ये वाला इधर विस्थापित हो गया। ठीक है, ये लाइन दिख रही है। और अगर देखो जून में बात करें तो ये इधर इस तरह से हमारा विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार तो जो है हमारा जो इंडिया के उससे गुजरता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? भारत के लिए इसके सामाजिक आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल फॉरेस्ट्री, हाईलाइट इट्स सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा मतलब क्या क्या है? तो सामाजिक वानिकी क्या होती है? सामाजिक वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, और सोशल फॉरेस्ट्री के कितने प्रकार हो सकते हैं, और ये मतलब इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्यों इसको इतना प्रमोट किया जाता है, तो इसके बारे में हमको बता देना है। देखो सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ ज़्यादा उसमें होता नहीं है। बस हम लोग डर जाते हैं कि क्वेश्चन को देख के कि क्या लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है। जो चीज़ है उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसका क्या मतलब वो प्रकार, या मतलब उसकी क्या कॉजेज हैं, ये सब बताना होता है। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, कुछ ज़्यादा लिखना होता नहीं है इसमें।
ठीक है। तो इसमें क्या है, सामाजिक वानिकी का तात्पर्य कि ये पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वनों का संरक्षण, प्रबंधन और ऊसर भूमि पर वनीकरण से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। एक तो शहरी वानिकी है, दूसरी है ग्रामीण वानिकी आपको देखने को मिलेगी। और ग्रामीण के ये 2 पार्ट हैं, कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी, और एक फार्म वानिकी है। तो मतलब फर्स्ट ये हो गया हमारा शहरी वानिकी, दूसरा हो गया ग्रामीण वानिकी, और तीसरा हो गया फार्म वानिकी। ठीक है। तो देखो, ये शहरी वानिकी क्या है, इसके अंतर्गत शहरों व उसके निकट निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे कि हरित हरित पट्टी है, पार्कों है, सड़कों के किनारे, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्षारोपण या उनका प्रबंधन करना। जैसे मतलब कोई पार्क है शहर के किनारे, तो उसमें वृक्षारोपण करवा दिया। जैसे सड़क है, ठीक है, तो सड़क के आसपास ये मतलब आपको देखने को मिलेगा, तो ये मतलब ये पेड़ लगवा दिए जाते हैं। ठीक है। और ये जैसे रेलवे लाइन निकली हुई है, तो उसके आसपास जो है हम पेड़ लगवा देते हैं। तो इसी को शहरी वानिकी के अंतर्गत बोलते हैं। और जैसे कोई मतलब भूमि पड़ी हुई है, कोई औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे लगवा देते हैं पेड़, कहीं अगर खाली ज़मीन पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हमारी शहरी वानिकी हो गई। और ग्रामीण वानिकी की बात करें तो इसमें कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी में क्या होता है, इसके अंतर्गत कृषि योग्य और बंजर भूमि जो पड़ी होती है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ फसलों को तो बंजर भूमि पे उसको लगा दिया जाता है, और कृषि योग्य भूमि पे पेड़ों को लगा दिया जाता है। उसके साथ साथ हमको क्या करते हैं कि फसलों का भी उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो हमको फसलों से उत्पादन से भी हमको मतलब हमारी अर्निंग हो जाती है, साथ साथ जो है हमारे जो है इनसे ईंधन, लकड़ी और ये सब प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ जब ये मतलब बड़े होते हैं तो इनको बेच के हम एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। ठीक है। सामुदायिक वानिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक अथवा सामुदायिक भूमि जैसे कि गांव, चारागाह, मंदिर और भूमि, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन और के किनारे की पट्टियाँ, विद्यालय इत्यादि में वृक्षारोपण करना सम्मिलित है। तो इन सब के किनारे भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जाता है। चारागाह होते हैं, वहाँ पर कर दिया हमने, वृक्षारोपण करवा दिया, सड़कों के किनारे करवा दिया, रेल लाइन है या किनारे की पट्टी है, विद्यालय हैं, इन सब में हम वृक्षारोपण करवा देते हैं, जिससे जो है वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। साथ साथ जो है वह क्षेत्रीय जो वहाँ के लोग होते हैं उनको ईंधन भी मिल जाता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए मतलब अच्छा रहता है, और फल फ्रूट भी उससे हमको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि फार्म वन की, तो फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसमें किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि पर वाणिज्य या गैर वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। मतलब या तो वाणिज्यिक के लिए लगा दिए गए कि पेड़ लगा दिए गए, सागौन वगैरह के लगा दिए गए, जो महंगे पेड़ बिकते हैं, तो मतलब इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी होती है, तो इन्हें लगा दिया जाता है। उसके बाद इन्हें बेचकर इससे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे की कमाई हो जाती है इसमें। ठीक है। तो हम उसको कमा लेते हैं, मतलब पैसे हमको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका महत्व क्या है, सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है इसका। तो सामाजिक आर्थिक महत्व इसमें यही है कि मतलब इसके किसानों को, ये आपको देखने को मिलेगी कि किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करता है। सामुदायिक वन की भूमिहीन वर्गों के लोगों को वृक्षारोपण में संलग्न उनके हितों को बढ़ावा देती है, और इस प्रकार उन लोगों को लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है जो अन्यथा भूमि तक सीमित ही रहते हैं। जो मतलब केवल भूमि तक ही सीमित थे, उनका मतलब एक अलग जो दृष्टिकोण निकल के आता है कि लोगों को ज़्यादा मतलब उनकी आय प्राप्त हो सके। और जो किसानों की ये मतलब 2022 तक दोगुनी आय करने का ये जो लक्ष्य है, उसमें भी ये मतलब बहुत ही लाभकर हो सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु वृक्षारोपण से कृषि व्यवसाय के लिए भोजन, चारा, ईंधन, लकड़ी और फल इत्यादि जैसे कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और इसमें मनोरंजन गतिविधियों और सुख सुविधाओं के महत्व में वृद्धि होगी, या ग्रामीण जीवन के अनुरक्षण के संदर्भ में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। और यह लोगों के वनों के साथ सद्भावनापूर्ण निवास करने को प्रोत्साहित करती है, साधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार हमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम बनाती है। तो जो हमारा जो है वहाँ का जो जलवायु होता है, वहाँ का जो मौसम होता है, वो भी हमको अच्छा रहता है, हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा निकाली जाती है या
तो उसका भी हम बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अच्छा है। और यह स्थान के वातावरण को संतुलित करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। उदाहरण के लिए शहरी और शहरी वानिकी ऊष्मा द्वीपों यानी हीट आइलैंड की बढ़ती संख्या आदि को कम करने में सहायता प्रदान करती है। हीट आइलैंड की बात करें तो ये हीट आइलैंड क्या होते हैं, जो हमारा शहरी वाला क्षेत्र होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शहर वाला जो क्षेत्र कुछ होता है, जैसे मतलब ये जैसे हम किसी एक शहर में रह रहे हैं, ठीक है, और उसका ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा मतलब ये एक सेंटर है जहाँ मेन शहर है, बाकी तो यहाँ मतलब छुटपुट गांव बचे हुए हैं, या मतलब छुटपुट छोटे छोटे शहर हैं, तो उनसे नहीं मतलब है। लेकिन जो ये हमारा बीच वाला पार्ट होता है, जो सेंटर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, और इसमें जो क्या होता है कि हम मतलब बहुत से कारखाने लगे हुए हैं, बहुत सी मतलब फैक्ट्रियां हैं, और बहुत से लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है निकलती है। लेकिन उसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य गैसें भी निकलती हैं, हीट मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये मतलब हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो यहाँ का मौसम जो है जो ये बाहर का क्षेत्र होता है उसकी अपेक्षा ये वाला बहुत गर्म क्षेत्र देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। तो इसी को हीट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें देखा होगा कि जनरली यहाँ पे वर्षा हो जाती है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट वाला अदर जिला होता है। क्योंकि जहाँ मेन शहर होता है वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। कारण क्या होता है कि कारण यह होता है कि वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ होता है। तो अगर कोई बादल मतलब वहाँ से गुजरता है, अगर वो बारिश करने की स्थिति में नहीं भी होता है, लेकिन वहाँ इतना जलवाष्प इतना उपस्थित होता है, जो मतलब उससे उससे संघनित होकर वो बारिश करवा देता है वहीं पे। ठीक है, तो यही कारण होता है, इसी को हीट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं ये हीट आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम लोगों ने देखा। तो देखो, इसमें सामाजिक वानिकी के महत्व के बारे को पहचान करते हुए सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि नीति को लाकर लेकर आई, और साथ ही गुजरात जैसे कुछ राज्यों द्वारा इस संबंध में कुछ अन्य पहले भी की गई। इसके द्वारा वह वर्ष 1969 से 70 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया और सामाजिक वानिकी प्रभाग स्थापित किया गया। भारत में सामाजिक वानिकी की संभावनाओं को साकार बनाने हेतु जमीनी स्तर पर भागीदारी के साथ ऐसी कई पहले भी की जानी चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमको चलाने चाहिए, ताकि जो है हमारा जो है किसानों को तो उसका फ़ायदा हो ही रहा है, समुदाय को फ़ायदा हो रहा है, ग्रामीण को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी अच्छा रह रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया है कि उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मरुस्थल निर्माण में एक कारक के रूप में अवस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मतलब मरुस्थल क्या होते हैं इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, और फिर मरुस्थल के जो निर्माण की जो स्थितियां होती हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बताना है, उसकी अवस्थिति बताना है कि कहाँ पे है, और उसकी अवस्थिति है तो क्यों है उन क्षेत्रों में, ये हमको बता देना है। तो हमारा आंसर जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और देखो ये तुम्हारे सदाबहार जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये लगभग ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, और जो चीज़ न्यूज़ में रहती है उसी के बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार आप लोगों ने प्री में तो देखा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सब कुछ तैयार करना, करंट के साथ साथ आपको जो है बैकग्राउंड भी तैयार करके चलना है। ठीक है, तभी हम जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो इसमें मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि मरुस्थल उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां अत्यंत न्यून वर्षा होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 25%, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जहां पादपों व जंतुओं के जीवन निर्वाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान नहीं होती हैं। मरुस्थल विश्व के 1/5वें क्षेत्र पर विस्तृत है, और लगभग 1 अरब लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब देख रहे हो, मरुस्थल में भी लोग 1 अरब लोग जो है
निवास करते हैं। और 1/5 जो विश्व के क्षेत्र का 1/5 जो है मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। मरुस्थल शीत और उष्ण दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। वे पहाड़ी या चट्टानों के शुष्क विस्तार और रेतीले अथवा लवणीय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। और इसमें आपको किसी भी मरुस्थल के निर्माण की अवस्थिति के महत्वपूर्ण कारक जैसे कि निम्न उदाहरणों द्वारा देखा जा सकता है। तो कौन कौन से उदाहरण है, तो देखो मरुस्थल ये आपको देखने को मिलेंगे 15 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के उपोष्ण क्षेत्रों में स्थित मरुस्थल इस क्षेत्र में प्रवाहित अवरोही पवनें मेघों के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसीलिए यहाँ अत्यंत न्यून वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उष्ण और शुष्क मरुस्थलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब तो ये हमारे यहाँ पे मतलब वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए ये मतलब ऐसा होता है। मेन कारण है कि मतलब मरुस्थल बनने का कि वर्षा ना होना वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि ठंडी धाराओं के निकट पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अवस्थित मरुस्थल। तो ये जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, ठीक, तटवर्ती क्षेत्रों के समानांतर प्रवाहित शीत धाराओं में शुष्क प्रभाव के कारण यहाँ वार्षिक वर्षा से केवल आधा इंच से अधिक वर्षा नहीं होती है। उदाहरण के लिए चिली के तट के साथ पेरू की ठंडी जो धाराओं के कारण अट्टाकामा मरुस्थल है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो मतलब जो जहाँ पे कम वर्षा हो पाती है वहाँ जो ठंडी धाराएं होती हैं इसके कारण, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बादल निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतना शुष्क मतलब ह्यूमिडिटी की आर्द्रता की मतलब कमी होती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ पर्वतीय श्रृंखलाओं की पवन विमुखी ढलानों और वृष्टि छाया क्षेत्रों के निकट अवस्थिति मरुस्थल यानी वृष्टि छाया मरुस्थल होते हैं। जब आर्द्रता युक्त पवन एक पर्वत श्रृंखला से टकराती है तो ये पवनाभिमुख भिमुख ढालों पर आर्द्रता उत्पन्न करती है। इस प्रकार जब पवन पर्वत की चोटी के ऊपर प्रवाहित होती है तो अत्यंत कम आर्द्रता उत्पन्न करती है और पवनाभिमुख ढालों पे आरोपित होने लगती है। पवना और आरोही पवनें गर्म हो जाती हैं, जिससे मेघों का निर्माण कठिन हो जाता है और उस क्षेत्र की शुष्कता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए मोजावे मरुस्थल कैलिफोर्निया की डेथ वैली। तो जैसे ये मतलब ये वाली पर्वत होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार अगर हम पर्वत को देखें, ठीक है, ये पर्वत है तो ये इधर से जो जाती हैं, ठीक है। सॉरी, पर्वत हमारा अच्छा नहीं बन पाया है, कोई नहीं यार। देखो ये मतलब ये हमारा पर्वत हो गया, तो ये जो इधर से चलती हैं तो इधर तो बारिश करवाती हैं ये वाली, ठीक है, जब से जाती है। लेकिन जब ये इधर की तरफ ये पवना ये इस वाले पार्ट को पवना भिमुख कहते हैं क्षेत्र, तब इधर जब आती हैं तो ये बारिश नहीं करवाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र की ये बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि तो ये समुद्र से दूरी पर अवस्थित है, तो ये अंतर्देशीय मरुस्थल की बात की जा रही है। तो ये प्रमुख रूप से मध्य अक्षांशों पर पाए जाते हैं और मुख्य रूप से महाद्वीपीयता के कारण वर्षा विहीन होते हैं, क्योंकि जब तक तटीय क्षेत्रों में वायु राशियाँ आंतरिक क्षेत्रों तक पहुँचती हैं उनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए चीन, मंगोलिया और गोबी का मरुस्थल। तो इसमें देखने को मिलेगा जैसे ये चीन से जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो समुद्र से इनकी दूरी क्योंकि चीन का जो मंगोलिया वाला आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो जैसे ये मतलब ये है, ये यहाँ समुद्र है तो ये बहुत अंदर है, अंदर लैंड में यहाँ मतलब मंगोलिया देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ से ये जाती हैं तो इनकी शुष्कता कम हो जाती है वहाँ जाते जाते, और वहाँ बारिश बहुत ही मतलब न्यून मात्रा में हो पाती है, ठीक है। तो समुद्र की दूरी भी एक फैक्टर है ये मतलब मरुस्थल बनने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इसके साथ साथ जो आपको देखने को मिलेगा ध्रुवों के निकट अवस्थिति। तो ये ध्रुवीय मरुस्थल जो होते हैं ये आर्कटिक यानी आर्कटिक वाला क्षेत्र जो है, जैसे कि उत्तरी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक के निकट पाए जाते हैं। इन ठंडे मरुस्थलों में अत्यंत न्यून वर्षा होती है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है, जिनमें से अधिकांश जल ग्लेशियर और हिम चादरों के रूप में वर्ष भर रहता है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर हो गए, देखो
एक तो हमारा हो गया कि 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य अवस्थित जो होते हैं क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे हमारे ये मरुस्थल बनते हैं। और मरुस्थल बनने का कारण है ये, और ठंडी धाराओं के निकट पश्चिमी तट के क्षेत्रों पे अवस्थिति, ठीक है। और ये हमारे कुछ पर्वतों के जो पवना विमुख ढाल यानी वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वहाँ पे, ठीक है, ये बनते हैं, उसके कारण भी बनते हैं। और समुद्र से दूरी पे संबंधित होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है ध्रुवों के निकट स्थिति जो है अवस्थिति, ठीक है, वहाँ पे भी ये बनते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये हमारे मरुस्थल किस प्रकार बनते हैं। और जो ये मरुस्थल होते हैं, ठीक है, ये जो मरुस्थल होते हैं भूदृश्यों का निर्माण विभिन्न जो मरुस्थल भूदृश्यों का निर्माण विभिन्न अन्य कारकों का भी अन्य कारकों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि नदी के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन, अनवर भूमि और बीह अथवा बीहड़ों के कारण, और जलवायु परिवर्तन, मानवीय कारण जैसे अतिचारण, वनों की कटाई, निम्न स्तरीय कृषि पद्धतियों का कारण इत्यादि भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने पूरा आंसर देख लिया। देखो इसमें ये दिया है, देखो ये कैलिफोर्निया वाला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अटाकामा डिजर्ट, ये पेंटागोनिया, ठीक है, अटाकामा, ये देखो सब आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। सहारा मरुस्थल, और ये नामी मरुस्थल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ये वाला मरुस्थल ये भी देखो है, ठीक है। और अरेबियन ये मरुस्थल है। और ये देखो मंगोलिया, टकला, मकान गोबी, और तुर्कमेनिस्तान वाला ये वाला ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको इतने मरुस्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मैपिंग जरूर करनी है इसकी, ठीक है, मैप जरूर आंसर में बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया कि वे कौन से प्राथमिक बल हैं जो महासागरों में जल की जो समुद्री धाराओं के रूप में संचालन प्रारंभ करते हैं। तो वे कौन से प्राथमिक बल हैं जो महासागरों में जल का समुद्री धाराओं के रूप में संचालन प्रारंभ करते हैं। साथ ही उदाहरण देते हुए मानवीय गतिविधियों पर महासागरीय धाराओं के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखो महासागरीय धाराएं और इनकी विधि विविधताओं का संक्षिप्त वर्णन करना है इसमें, और प्राथमिक बलों की चर्चा कर देना है। और महासागरों में जल का धाराओं के रूप में संचालन प्रारंभ करते हैं, और मानवीय गतिविधियों पर समुद्री धाराओं के प्रभाव को उपयुक्त उदाहरण दे देने हैं, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमको जो है क्या करना है कि महासागरीय धाराएं सॉरी महासागरीय धारा निश्चित मार्ग और दिशा में जल के अत्यधिक मात्रा के नियमित प्रवाह को संदर्भित करती है। महासागरीय धाराओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है कि उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी अथवा सतही जलधारा और गहरी जलधारा के रूप में, और तापमान के अंदर पर ठंडी धाराओं को गर्म धाराओं के रूप में मतलब इसको प्रवाहित करती हैं, मतलब प्रवाहित होती हैं जो जलधाराएं होती हैं, ठीक है। तो इन दो प्रकार से मतलब ठंडी और गर्म जलधाराएं ये प्रवाहित होती हैं। तो जल के संचालन को प्रारंभ करने और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल निम्नलिखित है। तो पवन हो गई एक है, दूसरी है महासागरीय नितल स्थिराकृति है, और सौर ऊर्जा का तापन है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण 4 पॉइंट हमारे दिए हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण है, सौर ऊर्जा से तापन है, और महासागरीय नितल स्थल है, और स्थलाकृति है, और पवन है। तो पवन हमारी क्या करती है कि सतही धाराओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक होती है। तो ये क्या करती है कि जो धाराएं होती है पवन के साथ साथ जो है जल जो है मूव करता है। जैसे जैसे पवन चलती है उसी के आकार में ये मतलब ये हमारी जो धारा का प्रवाह होता है, जल जो होता है समुद्र का, जो तेज हवाएं चलती हैं तो उनके साथ साथ ये प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसी को जो है ये पवन एक कारण हो गया। दूसरा है महासागरीय नितल स्थलाकृति। तो स्थलाकृति क्या होती है कि इसमें महासागर की जो यदि महासागरीय नितल घाटी या गर्त की भांति या अवतली संरचना युक्त होता है तो गतिमान जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है। और यदि समुद्र के तल में कोई कटक या
पर्वत विद्यमान है तो यह प्रवाहित होने वाली जल ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। जल की दिशा के आकस्मिक के रूप में ऊपर या नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन जल विस्थापन का कारण बनते हैं, जिससे जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार तो हमारा महासागरीय नितल पर निर्भर करता है और सौर ऊर्जा के तापन के कारण जल का प्रसार होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट समुद्री जल का स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर उच्च होता है। इससे अत्यल्प प्रवणता उत्पन्न होती है और जल ढाल के माध्यम से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जब जल को नीचे की गुरुत्वाकर्षण जब जल को नीचे की ओर खींचता है तो इसके जिससे एक प्रवणता उत्पन्न होती है जो अत्यंत जलधारा का निर्माण करती है, अंततः मतलब एक जलधारा का निर्माण करती है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए जलधारा के निर्माण में, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण है, सौर ऊर्जा के तापन से है, महासागरीय नितल है और पवन है, ये फैक्टर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जलधाराएं आपको देख सकते हैं कि कौन कौन सी जलधाराएं कहाँ से हैं। तो इसमें एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं, जो हमारी विषुवत रेखा से जो है ध्रुवों की ओर चलती धाराएं हैं, ये सारी आपको गर्म जलधाराएं देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ध्रुवों की तरफ से या मतलब विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, ठीक है, ये आपको ठंडी धाराएं मिलती हैं देखने को। तो ये हमारी सारी जलधाराएं हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका मैप बना सके, चित्र बना सके तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल भी रहेगा और एग्जामिनर उसमें फिर बहुत खुश होकर अच्छे नंबर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो हमको इन चीज़ों को बना लेना है अच्छे से और उनको बता देना है। तो ये देखो ब्राज़ील की धारा है, ये इक्वेटोरियल नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है। ठीक है, ये गिनी की है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रेथ है। ठीक है, नॉर्वेजियन है। तो ये सब आपकी हमारी धाराएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या क्या हैं। तो इनके प्रभाव के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें महासागरीय धाराओं के विशाल प्रवाह ताप के वितरण में महत्वपूर्ण घटक हैं, जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली क्षेत्रीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गर्म जल धाराएँ जो उच्च अक्षांशों में कुछ क्षेत्रों में अधिवास योग्य बनाने में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे होते हुए अंततः ब्रिटिश द्वीप समूह तक गर्म जलधारा को प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोगों ने दिखाया ये वाला, ठीक है, ये वाली देखो, ये हमारी यहाँ तक ये वाला ये गर्म जलधाराएँ हैं। ठीक है, इनके बारे में जो हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट है कि गर्म महासागरीय धाराएं तीव्र रूप से वाष्पित होने वाले गर्म जल को प्रवाहित करती हैं, जिससे समुद्र तट पर गहन वर्षा हो जाती है, जो तटीय क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों में सहायता करती हैं। ठीक है, मतलब कृषि गतिविधियां हमारे लिए आवश्यक हैं। और गर्म और ठंडी धाराओं के मिश्रण से मछलियों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहायता प्राप्त होती है, जो मछलियों के प्राथमिक खाद्य अर्थात पादप प्लवक मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं के विकास में हेतु अनुकूल होती हैं। इसलिए ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ मत्स्य क्षेत्र मुख्य रूप से इन मिश्रण क्षेत्रों में विद्यमान है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील की धारा, ठीक है, के साथ फॉकलैंड और क्यूरेशियो की धारा आयोसियो धारा का मिश्रण। ठीक है, और महासागरीय धाराएं कई क्षेत्रों में उद्वेलन का कारण बनती हैं, जैसे कि पेरू के तट पर कुछ दूर जहां जल के तट को दूर प्रवाहित करने वाली सतही धाराएं पोषक तत्वयुक्त जल को समुद्र की गहराइयों से उद्वेलित करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन क्षेत्रों में पोषक तत्वों की प्रचुरता और केल्प संस्तरों और समुद्री मत्स्यिकी के लिए उर्वर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। उद्वेलन का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी में जो ये मतलब समुद्री धाराएं होती हैं, जहाँ नीचे से ये मतलब उत्क्रमण होता है, नीचे से जल आता है ऊपर और ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है, आगे चलकर, तो इसी को उद्वेलन की प्रक्रिया कहते हैं। जो मतलब ऊपर गर्म जल होता है, जैसे कनारी की धारा की बात करें तो जो कनारा की धारा है तो वहाँ उद्वेलन क्रिया होती है, तो वो
वहाँ जो गर्म जल होता है वो नीचे चला जाता है और उसमें ऊपर नीचे से ठंडा जल आकर मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये उद्देलन की क्रिया, मतलब नीचे से ठंडा जल आकर ऊपर आ जाता है, जो पोषक तत्व तो साथ में लाता है। ये पूरा मतलब चक्र चलता रहता है, ऐसे पूरा चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो उसी को उद्देलन की क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये हमारी जलधाराएं होती हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए ये तो हमने देख लिया। तो दूसरी ओर यह कुछ क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को भी बाधित कर सकती है। मतलब एक तरफ तो हमको फ़ायदा है, लेकिन दूसरी तरफ ये मानव गतिविधियों को भी मतलब बाधित कर सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ठंडी जलधाराएं तटों के तापमान को उल्लेखनीय रूप से शीतल करती हैं तथा संघनित आर्द्रता की मात्रा कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। यही कारण है कि सामान्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल सदृश स्थितियां पाई जाती हैं, जहां शीत धाराएं निकटवर्ती तट पर शुष्क प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए चिली के तट के किनारे प्रवाहित होने वाली पेरू की ठंडी धारा, ठीक है, उसको अगर हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे लिए मतलब वो अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के वितरण को प्रभावित करने वाले अवस्थिति संबंधी कारकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और इस उद्योग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें लौह अवस्थ की अवस्थिति क्या है, ठीक है, और उसको प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक का उल्लेख करिए, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं, और इसके साथ साथ समाधान का हमको मतलब बता देना है। अगर हम चुनौतियाँ बताएंगे तो उसमें समाधान तो हमको देना ही पड़ेगा, ये तो हम समझ लो हमारा कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको जो है, और उसमें क्वेश्चन में तो बताया ही गया है। तो देखो, लौह और इस्पात उद्योग लौह और इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अपनी अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग वितरण को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, इसमें कच्चे माल का स्रोत हो सकता है कि अगर वहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता है, जैसे कि कच्चे माल में लौह अयस्क हो गया, कोकिल कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, अग्रि अ, सहे अग्रि सही मृतिका, ठीक है, यानी फायर क्ले हो गई, सम्मिलित है। ये कच्चे माल भारी हराशी वाले होते हैं, इसलिए लौह इस्पात संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित होते हैं। उदाहरण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में समाविष्ट करते हुए निर्मित अर्धचंद्राकार क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों का संकेंद्रण देखने को मिलता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो लौह इस्पात जो बनाया जाता है, वो कच्चे माल जो होते हैं उनको उनसे जब तैयार किया जाता है तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो उसमें बहुत कम मतलब वो बहुत कम मात्रा में निकलता है। लेकिन जो हमारा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। तो हम अगर उसके पास में लगाते हैं जहाँ हमको कच्चा माल प्राप्त होता है, तो क्या होता है, वहाँ से हमको उसमें ज़्यादा ढुलाई का मतलब दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे हम 4 ट्रक माल जो है कच्चा माल यूज किया, ठीक है, और उससे हमका फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा स्टील प्राप्त हुआ वो 1 ट्रक प्राप्त हुआ, तो वैसे हमारा ढुलाई का 4 ट्रक का खर्चा आएगा, फिर लेबरिंग का मतलब ये सब बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। लेकिन जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ट्रक हमारा निकला, तो इसको फिर हमको मार्केट में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वहाँ एक ही ट्रक ले जाना पड़ेगा और जो उसका लेबरी चार्ज और ढुलाई वाला ये सब हमारा बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये ऐसे जो होते हैं, जो ज़्यादा रॉ मटेरियल वाले होते हैं, उनको हमको अपने जो कच्चा माल जहाँ से प्राप्त होता है वहाँ से ही मतलब हमें लगाना चाहिए। जैसे गन्ने का जो हमारा होता है, ठीक है, जैसे गन्ने मिल होती हैं, तो जहाँ पे गन्ना ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है वहाँ ही लगाया जाता है। क्योंकि अब एक ट्रक गन्ना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोरी जो है आपको चीनी बनाई जा सकती है। लेकिन वो 1 ट्रक गन्ना कहाँ ले जाएंगे हम, अगर उसको बहुत मार्केट के पास अगर फैक्ट्री हम लगाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको उसका चार्ज देना पड़ेगा ढुलाई का, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि परिवहन। देखो, ये ढुलाई वाला तो मुख्य लौह इस्पात संयंत्र रेलवे लाइनों और पत्तनों से जुड़े क्षेत्रों में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए टिस्को हो गया, ठीक है,
और मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के अति निकट है। इसका इस्पात के निर्यात में निकटतम पत्तन है। तो हमारा जो परिवहन की सुविधा होनी चाहिए ताकि हम मार्केट में उसको जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट तक अपना अच्छे से पहुंचा सके वहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अयस्क पर अपनी निर्भरता के कारण लौह इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम, रत्नागिरी, मैंगलोर जैसे तटीय क्षेत्रों में भी स्थित हैं। इस प्रकार रेलवे लाइन के माध्यम से पत्तन के कारखानों और की अयस्कों की ढुलाई की कम लागत हो जाती है। हाँ मतलब जो रेलवे का हमारा जो है भाड़ा है वो कम होता है ढुलाई का, तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर तो वही होता है, लेकिन ये सेकेंड ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति है कि ये भारत के उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास है और इसमें आपको भिलाई राउरकेला में लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना के उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था, ठीक है। तो उनकी नीतियां भी प्रभावित करती हैं जो भी मतलब लौह अयस्क है। और जो विद्युत है कि मशीनरी के कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। इस प्रकार विद्युत आपूर्ति किसी भी विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण कर कर बना सकती है, मतलब अवस्थिति का निर्धारण कर बन सकती है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो हो गया इस्पात संयंत्र जल विद्युत की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जल इन जो उद्योगों में है जल की आवश्यकता तो होती है, तो इन उद्योगों के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। लगभग सभी लौह और इस्पात उद्योग नदी या जल स्रोतों के निकट स्थित होते हैं। स्वर्ण रेखा नदी के निकट टिस्को, बरार नदी के निकट ISCO आदि हैं, ठीक है। और बाजार तक पहुंच बाजार निर्मित उद्योगों हेतु वो स्थान उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग को अंतिम उत्पाद भारी होता है और यदि बाजार में सुलभ नहीं है तो परिवहन की लागत समग्र लागत में वृद्धि करती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मतलब ये हमारे लिए स्थानीय फैक्टर हैं जो हमारे लौह अयस्कों को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। और इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में हम अगर बात करें तो डंपिंग यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की गिरावट के कारण जापान, दक्षिण कोरिया से निर्मित सस्ते इस्पात का डंपिंग क्षेत्र बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू इस्पात अभिकर्ताओं की क्षमता उपयोग दर में कमी आने का अनुमान है। तो इससे क्या होता है, जैसे मतलब हमारे इंडिया में जो इस्पात तैयार हो रहा है वो थोड़ा महंगा तैयार हो रहा है, लेकिन कोरिया है, चाइना है, ये लोग सस्ते में, इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, सस्ते में मतलब इस्पात को तैयार करके जो है वो सस्ते में बेचते हैं इंडिया में। तो हमारे यहाँ का ये इस्पात क्षेत्र जो है हमारा प्रभावित होता है, इसी को डंपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि प्रौद्योगिकी का अभाव। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी प्रौद्योगिकी नहीं है, जिससे क्या होता है कि उसकी उत्पादकता और क्षमता में कमी आई है और लागत भी इसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमें जो है नई प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की अकुशलता, तो ऐसी सामाजिक उपरिव्यय पर अत्यधिक निवेश, खराब श्रमिक संबंधों और अकुशल प्रबंधन के कारण यह संयंत्रों के कामकाज में बाधक बनते हैं और परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए NPA के कारण हानि होती है। इसमें मतलब जो हम बैंकों से लोन लेकर रखे होते हैं उससे हमको NPA की समस्या भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि धातु कर्म कोयले की कमी। इस इस्पात संयंत्रों को धातु कर्म कोयले आयात करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि उनकी लागत बढ़ जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक मतलब फैक्टर हो सकता है, ये मतलब समस्या है हमारे लिए। और विद्युत की समस्या, तो विद्युत की अधिक कीमत और अनियंत्रित विद्युत आपूर्ति उत्पादन प्रक्रिया को धीमी कर देती है। सरकार द्वारा उन समस्याओं के निपटने हेतु तो अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इस्पात पर डंपिंग रोधी शुल्क आरोपित करना, ठीक है, आयात पर कर लगाना, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का कार्यान्वयन आदि। साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवसंरचना आवास विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित किया गया है, जिनसे लौह और इस्पात की घरेलू मांग में वृद्धि की
वृद्धि हुई है और इस प्रकार भारतीय इस्पात उद्योग प्रतिस्पर्धी हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स द्वारा 36 भारतीय इस्पात विनिर्माताओं को वर्ष 2017 में विश्व स्तरीय इस्पात निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, जो मतलब ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत ही अच्छा मतलब इसमें करने की कोशिश की है, बट अभी और इस सरकार को उसमें नीतियों में थोड़ी सी पारदर्शिता लानी चाहिए और इसको प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर। तो भूस्खलन के बारे में हम लोग देख कर लेते हैं कि भूस्खलन क्या है। तो हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन प्रतिशुभेद्य क्यों होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में बार बार होने वाले भूस्खलन की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो ये बार बार भूस्खलन होते हैं, ये क्या क्यों मतलब होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। और भूस्खलन क्या है इसको बताना है, और हिमालयी क्षेत्र में ये भूस्खलन क्यों होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, इनको सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखो ये भूस्खलन की अगर हम बात करें तो भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल के पदार्थों जैसे कि चट्टानी मलबे आदि में चट्टानी मलबे और मृदा के अधोगामी, ठीक है, अधोगामी और बहिर्गामी गति है। ठीक है, और भूस्खलन स्थलीय प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो भारतीय भूभाग के 15% से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, 15% से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो अन्य आपदाओं के विपरीत भूस्खलन अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। देश के हिमालयी और पूर्वोत्तर भागों में अराकान यूमा पट्टी के भूगतिकीय रूप में सक्रिय प्रदेश में प्रायः बार बार विभिन्न प्रकार के भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। भूस्खलन आपदा अनुक्षेत्र वर्गीकरण मानचित्रण ने हिमालयी क्षेत्र को अति उच्च सुभेद्यता के क्षेत्र अति जो हिमालयी क्षेत्र को अति उच्च सुभेद्यता क्षेत्र यानी वल्नरेबल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। हिमालय क्षेत्र को भूस्खलन घटना के प्रति अधिक प्रवणता बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्यों इतना मतलब यहाँ ज़्यादा होती है। तो भूगर्भीय कारक एक कह सकते हैं फैक्टर हमारा है, क्योंकि विवर्तनिकीय रूप से सक्रिय हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में विवर्तनिकीय प्लेट सीमांत से निकटता के कारण अब उच्च भूकंपीयता देखने को मिलती है और भूकंप से सह भूकंपीय भूस्खलन घटित होता है अथवा प्रेरित होता है। और दूसरा तीव्र ढाल हो सकता है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र जो अपरिपक्व और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति चट्टान की भंगुर स्थिति के कारण ढलान की अवस्थिति के प्रति अति संवेदनशील है। और हिमालय की चट्टानें अधिकांशतः अवसादी चट्टानों और संगठित एवं अर्ध संगठित निक्षेपत से निर्मित है। तो इसलिए भी यहाँ मतलब आता है। तो तीव्र ढाल भी होता है और विवर्तनिकी रूप से सक्रिय जो हैं, इसीलिए भी ये मतलब भूगर्भीय कारक है एक। तो दूसरा है जलवायु कारक। तो गहन वर्षा मतलब अत्यधिक वर्षा से मृदा अपरदन होता है, इससे बार बार भूस्खलन घटित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया जो ये जलवायु कारक हो गया। फिर उसके बाद मानवीय कारक के बाद में बात करें तो मानव जनित कारक कौन कौन से होते हैं। तो निर्वनीकरण मतलब वनों का विनाश करना, वनों की कटाई करना। तो प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण भूपृष्ठीय और भूजल व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ढलान की स्थिरता अवस्थित हो जाती है। इससे मृदा ढीली हो जाती है और मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। जनसंख्या दबाव और विकासात्मक गतिविधियां, शहरीकरण, सड़कों और बांधों के निर्माण, खनन, चराई की गतिविधियों में वृद्धि आदि के कारण वैज्ञानिक भूमि उपयोग ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार ये जनसंख्या दबाव और निर्वनीकरण ये दोनों भी मतलब ये फैक्टर मानव जनित होते हैं। तो हमारे कौन कौन से भूगर्भिक हो गए, तो हमारा भूगर्भिक हो गया, जलवायु हो गया और मानवीय कारक, ये 3 कारक हमारे इसमें मतलब फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है कि हमारा आगे देखते हैं कि हमारे हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की बारंबारता को कम करने के लिए निम्नलिखित न्यूनीकरण के उपाय किए जा सकते हैं कि उसको कम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें है
की ढलान स्थिरीकरण उपाय करना, यानी व्यापक पैमाने पर हमको वनीकरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करना और अधिक प्रतिधारण भित्तियों का निर्माण करने से ढलान की स्थिति बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी। और क्षेत्र विशिष्ट उपायों को अपनाना, जैसे कृषि को घाटियों और मध्यम ढलान वाले क्षेत्रों तक सीमित करना, वृद्धि अधिवास के जो विकास को नियंत्रित करना, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की सीढ़ीनुमा कृषि को प्रोत्साहित करना जहां स्थानांतरित कृषि अभी भी प्रचलित है तो स्थानांतरित कृषि को कम करना, और भूपृष्ठीय अपवाह में सुधार, यानी अतिरिक्त जल को निर्बाध रूप से नीचे की ओर अपवाहित करने के लिए सरफेस डिच या कैच वाटर ड्रेन का उपयोग, अत्यधिक वर्षा के दौरान जल प्रवाह कम करने के लिए बांध का निर्माण करना और इसे जल संचयन प्रणालियों के विकास द्वारा अनुपूरित किया जाना है। मतलब जैसे ऊपर से कोई जैसे बारिश हुई तो ऊपर से जो जल आ रहा है तो उनको मतलब यहाँ एक कट लगा देना, मतलब यहाँ थोड़ा सा पानी पहले रोक के उसके बाद थोड़े थोड़े मात्रा में मतलब इसको हमको छोड़ना है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं छोड़ना है। तो इससे भी हम मतलब इस चीज़ को रोक सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि अगला नेक्स्ट हो सकता है कि आपदा, जो आपदा अनुक्षेत्र वर्गीकरण मानचित्रण है, जिसे भारत में भूस्खलन मानचित्र को नियंत्रण अद्यतित करने के साथ व्यापक और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल नेशनल लैंडस्केप इन्वेंटरी डेटाबेस तैयार करना, कि जहाँ जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ पे उसके लिए कुछ मतलब उसका एक डेटा होना चाहिए हमारे पास, और उसको हमको कैसे टैकल करना हो ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। तो ये कहा गया इसमें, ठीक है। और भूस्खलन की निगरानी और पूर्वानुमान, मतलब वर्षा की तीव्रता, ढलान की सतह और उप ढलान संचालन के माध्यम से अंतर संबंध पर अध्ययनों से भूस्खलन का बेहतर पूर्वानुमान लगाना, कि जहाँ मतलब ऐसा होने वाला है उससे पहले ही अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम उन चीज़ों पे अच्छे से पहले ही पूर्वानुमान लगा पाएंगे कि कहाँ पे ये ऐसी क्रिया होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है विनियमन और प्रवर्तन। तो निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध, भूस्खलन सुरक्षित भू उपयोग परिपाटियों को अपनाना और भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण और भूस्खलन सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन करना। तो इनके लिए एक मतलब मापदंड होने चाहिए कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट कार्य हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं, जहाँ मतलब ऐसी सुभेद्य क्षेत्र होंगे वहाँ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इससे लोगों की भागीदारी, इससे स्थानीय जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय ज्ञान के अभाव पर प्रतिपुष्टि लेने में सहायता प्राप्त होगी, यानी फीडबैक की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। तो इन सब बातों को हमको ध्यान में रखते हुए हम भूस्खलन को कम कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने भूस्खलन जोखिम में कमी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम सहित देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन संवेदनशीलता का मानचित्रण किया है। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा कम करने के लिए भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA दिशा निर्देशों को लागू करने की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार अगर हम इन रणनीतियों को अपनाएं तो हमारा जो है बहुत ही अच्छे से हम उसको टैकल कर पाएंगे और उस आपदाओं से हमको सुरक्षा मिलेगी, जिससे जो है बहुत मात्रा में जान माल की हानि हो जाती है, ठीक है। हमारा इस सोशल और इकोनॉमिक दोनों नुकसान होता है, तो दोनों को हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्योंकि सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल मैंने सोचा था कि 10 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन वो पहले ही टर्मिनेट हो गया, तो वरना 1 घंटे 15 या 20 मिनट में हमारा हो जाता 10 क्वेश्चन, लेकिन वो पहले ही टर्मिनेट हो गया तो हम लोग कर नहीं पाए थे। तो ऐसा करते हैं आज ये इतने ही रखते हैं, 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 हम लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा ये भी टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए,
क्योंकि यार आप लोग, मैं डेटा आज देख रहा था कल, तो उसमें दिख रहा था कि लगभग अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं। लगभग आपको देखने को मिलेगा 70% लोग मेरा वीडियो जो देखते हैं अनसब्सक्राइब देखते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार। मतलब चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो अब कैसे चलेगा। आप लोगों के सहारे तो हम भी चल रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा यार सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, अपना लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, तो अच्छा लगता है बनाने में। वरना यार मेहनत लगती, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेहनत नहीं लगती। तो यार इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और अच्छे से बनाना भी पड़ता है। तो इसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड जो भी, और कोई अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको चेंज कीजिए, तो मैं उसको कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग बताते भी नहीं हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हैं, तो ये यार अच्छा नहीं लगता है फिर। और व्यूवर्स भी देखो, हमारे जितने लोग थे पिछली बार जो आ रहे थे, नहीं आ रहे हैं यार। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी फिर फ्री होगा तब आप मेंस की तैयारी करेंगे। इससे अपनी पहले ही जब तैयारी आप लोग कर लेंगे तो बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी मेंस की तैयारी। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों पे। और मैंने वो ग्रुप भी बना दिया है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं कि कोई मतलब ज्वाइन तो कुछ लोगों ने किया है, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अरे अब मैंने उसको इसलिए बनाया है कि आप लोग उसमें अपना आंसर लिख के पेस्ट करें। आप लोग आंसर लिख ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, केवल सुनने से हो जाएगा, लिखने से लिखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है यार, आप लोगों को करना पड़ेगा पहले, तभी कुछ होगा। और देखो, मैं रियल चीज़ें बताता हूँ, कोई मतलब बनावटी चीज़ें नहीं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसे। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको आंसर लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। आंसर लिखो, उसको पेस्ट करो, अपने लोगों को मतलब शेयर करो। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मतलब थोड़ी सी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। इतना तो आप लोगों को बनता भी है यार। चलो खैर कोई नहीं, अगर कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी, बट क्या करूँ, कभी कभी निकल जाता है दिल से, ठीक है। तो आप लोगों के थोड़ा सा ध्यान देना है। आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चाहे इस बार हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगली बार होगा। तो अगर आप अभी से लिखना चालू कर देंगे तो आपका बहुत ही राइटिंग स्किल तो हो ही जाएगा, मेंस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो आप जो है अगली बार अगर होता है प्री, तो आप जो है फाइट में आ जाएंगे। तो वहाँ से अच्छे से आप पहली बार में ही प्री क्रैक करेंगे और मेंस क्रैक करेंगे, और बस फाइनल हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपको लेके चलना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।